अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि इटली में G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा इटली की थी। ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूं, तो भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इटली देखने को मिल जाएगी, रोम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग G7 की बात करें, क्योंकि इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो G7 की स्थापना आप देखेंगे 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसमें 7 मेंबर हैं। एक तो आप देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। तो भारत इटली के संबंधों की बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो प्राचीन काल में चलते हैं हम लोग, वहां से शुरुआत करते हैं। भारत और इटली प्राचीन सभ्यताएं हैं जो 2000 से अधिक वर्षों के से आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान के और व्यापार द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रही हैं। डायोडोरस सिकुलस की लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री, एरियन की इंडिका और प्लेनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री जैसी कृतियों में भारत का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय बंदरगाहों पर इटली की प्राचीन सभ्यता के सिक्कों के प्रमाण भी मिले हैं। फिर हम लोग मध्यकाल में आते हैं। इटली के यात्री मार्को पोलो ने अपनी यात्रा वृत्तांत द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में जीवन और रीति रिवाजों का वर्णन किया है। निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय के शासनकाल में 1420 से 1421 में भारत आया था। मध्यकाल में इतालवी बंदरगाह शहर मसाला मार्ग पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। और ब्रिटिश भारत में देखें तो ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत और इटली के बीच व्यापार और यात्रा में काफी कमी आई। गैस्पेरी गोरेसियो ने 1852 में ट्यूरिन विश्वविद्यालय में इटली में संस्कृत की पहली पीठ स्थापित की और 1843 से 58 के बीच रामायण की इतालवी में अनुवाद को 10 खंडों में पोएमा इंडियनो डी बाल्मीची नाम से प्रकाशित किया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने में इतालवी एकीकरण आंदोलन इटली ग्यूसेप मेजिनी की रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। रोम विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर कार्लो फॉर्मिची के निमंत्रण पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने मई जून 1926 में इटली का दौरा भी किया था। और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में से भारत लौटते समय दिसंबर 1931 में रोम का दौरा किया था। भारतीय सेनाओं में ने इटली को नाजी नियंत्रण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये आपके ऐतिहासिक संबंध हो गए। वर्तमान संबंधों के आयाम देखें तो राजनीतिक संबंध और राजनयिक संबंध। तो भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए और 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आधिकारिक स्तरों पर यात्राओं का नियमित आदान प्रदान होता रहा। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1953 में इटली का दौरा किया था और इटली के राष्ट्रपति ऑस्कर लुइगी स्काल्फारो फरवरी 1995 में आने वाले पहले इतालवी राष्ट्राध्यक्ष थे। तनाव का दौर भी रहा है। तो वर्ष 2012 में केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या के आरोप में 2 इतालवी नौसैनिकों की गिरफ्तारी के दोनों देशों के संबंध में तनाव जैसी स्थिति भी बनी। हालांकि 2017 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी और नरेंद्र मोदी ने सामान्य संबंधों को पुनर्जीवित किया। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की पुनर्स्थापना। तो प्रधानमंत्री मोदी उनके समकक्ष कोंते ने आप देखिए 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। 2020 से 25 कार्य योजना को अपनाया गया और सौर, इसमें आप देखिए ऊर्जा, मीडिया, वित्त, जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कुल 15 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2 से 3 मार्च 2023 को भारत और इटली के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा भी की और इस दौरान दोनों देशों ने हरित अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण सुरक्षा, सह उत्पादन और सह नवाचार और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर सहमति भी व्यक्त की।
और यात्रा का प्रमुख परिणाम द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाना था। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन के समानांतर इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और आप देखते हैं कि व्यापार और निवेश को बढ़ाने, आतंकवाद का मुकाबला करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी की। आर्थिक संबंध की अगर हम लोग बात करें तो इटली यूरोप संबंध में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इटली के साथ भारत का 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार आप देखेंगे कि 13.229 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2000 से लेकर आप देखिए दिसंबर 2022 तक 3.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI प्रवाह के साथ इटली भारत में 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। और FDI आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग और औद्योगिक मशीनरी, सेवाएं, विद्युत उपकरण है। 2021 तक भारत से इटली में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्टॉक आप देखिए 401 अमेरिकी मिलियन डॉलर के स्तर पर रहा है। और भारत में 600 से अधिक बड़ी इतालवी कंपनियां सक्रिय हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। रक्षा संबंध की अगर हम बात करें तो मार्च 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा के दौरान भारत इटली ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने में सहमति व्यक्त की है। और अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान भी रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन नवीनीकृत किया गया। और इससे पहले इटली के रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर माटेओ पेरेगो डी के म्रागो ने फरवरी 2023 में एयर इंडिया शो में इतालवी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और साथ ही रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों का मुकाबला करने के लिए फरवरी 2023 में सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC IOR के लिए अपने दूतावास से एक अधिकारी को भी तैनात किया है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंध की बात करें तो 1976 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौते को जुलाई 2004 में एक नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते के तहत सांस्कृतिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए एक कार्यकारी कार्यक्रम पर समय समय पर हस्ताक्षर किए जाते रहे। और इटली में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय कला, इतिहास और भाषाओं में पाठ्यक्रम में संचालित किए जाते हैं। सितंबर 2011 में रोम के लॉ सेपिएंजा विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की एक पीठ की स्थापना की गई थी। और ICCR नई दिल्ली और नेपल्स एल ओरिएंटल विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर 22 अप्रैल 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। बहुपक्षीय संबंध की बात करें तो इटली ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन FATF सहित महत्वपूर्ण चुनाव में भारत को समर्थन भी दिया है। वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलियाई समूह में भी भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में 74वीं महासभा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की स्थापना के लिए भारत की पहल और प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया था। इटली 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी बना है। इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। इटली में भारतीय समुदाय, तो इटली में भारतीय समुदाय PIO सहित अनुमानित आप देखेंगे 1,80,000। ब्रिटेन और नीदरलैंड के बाद यूरोप में भारतीयों का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। आधिकारिक इतालवी डेटा के अनुसार जनवरी 2019 तक 1.62 लाख वैध भारतीय प्रवासी हैं। इनमें 58.8% पुरुष और 41.2% महिलाएं हैं। जो गैर EU नागरिकों का 4.4% इटली में 5वां सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। और पहली पीढ़ी के प्रवासियों के रूप में उनमें से अधिकांश कृषि, डेयरी और फार्मिंग, चमड़ा उद्योग, निर्माण कार्यों और सेवा उद्योगों जैसे आर्थिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो ये कहानी है भारत और इटली के संबंधों की। अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं और इस तरह के संबंधों के बारे में जरूर याद रखा करें।